गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलिए, मेरे हिसाब से पिछले क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, हमने खत्म कर दिया था ना, है ना? यस चलिए, सर। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के बाद कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा था होल्ड पे रहेगा, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में सबसे पहला है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। देखिए, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा होगा जे जी ए याद कीजिए, मैंने कहा था जे जी ए प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन जक्स्टा मेड्यूलरी मेड्यूलरी नेफ्रॉन। एक्चुअली जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ना, अगर आपको थोड़ा सा वो नेफ्रॉन याद है, मैं अगर बना के दिखाऊं कहीं पे, मैं देखता हूँ कहाँ पे स्पेस है। हाँ, यहाँ पे स्पेस है। मैं आपको अगर थोड़ा सा बना के दिखाऊं, होल्ड ऑन। अरे ये क्या है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो मैंने ये ऐसा बनाया था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और इस तरह से मैंने दिखाया था, ये लूप ऑफ हेनले दिखाया था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और हमने ये किया था कि इस तरह से ये DCT आगे बढ़ा था, और हमने यहाँ पे ये कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दिखाया था। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा था, दिस इज DCT, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, एंड हियर वी गॉट efferent arteriole एंड दिस इज एफेरेंट आर्टेरियोल। जानते हैं, ये तीनों मिलके एफेरेंट, डीसीटी और बाउमन्स कैप्सूल मिलके एक खास तरह का सेटअप बनाते हैं। इसी सेटअप को कहते हैं हम लोग JGA। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, JGA हम लोग पढ़ते हैं। JGA आपको पता चल चुका है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है। मैं बताता हूँ JGA क्या होता है। Present in juxtamedullary nephron and is formed due to association between efferent काट दीजिएगा, efferent आपके एनसीईआर नोट्स में नहीं है, efferent arteriole and DCT। होता क्या है, efferent हटा दीजिएगा, efferent का इसमें रोल नहीं होता है। होता क्या है कि जक्स्टा मेडुलरी एपेरेटस में कुछ खास तरह के सेल्स आते हैं। कौन कौन से सेल्स आते हैं मैं पढ़ाता हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला सेल है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जेजी सेल। आपका जो एफेरेंट आर्टेरियोल है सर यहाँ से, हाँ बोलिए। सर स्क्रीन लैग हो गया। लैग हो रहा है स्क्रीन? और भी किसी की लैगिंग हो रही है स्क्रीन की? नो सर। मैं वापस शेयर कर देता हूँ। हालांकि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, घर से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिए, ऑफिस से पढ़ा रहे हैं। एक बार वापस शेयर कर देते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा कि आपके JGA में, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस में एफेरेंट आर्टेरियोल के जो सेल्स होते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल के सेल्स, वो मॉडिफाई होके एक खास तरह का सेल बनाते हैं, उसको जेजी सेल कहते हैं। जेजी सेल का काम क्या होता है, तो जेजी सेल सिक्रीट करता है रेनिन हार्मोन एंड इरिथ्रोजेनिन सिक्रीट करता है। अच्छा, जेजी सेल का एक और काम होता है कि ये बड़ा अच्छा बैरो रिसेप्टर है, ये प्रेशर को फील करता है। ये जेजी सेल जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, चलिए मैं पिछले फिगर में बना के दिखाता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, इसके सेल्स मॉडिफाई होके जेजी सेल बनाते हैं। ये जेजी सेल क्या सिक्रीट करता है, रेनिन सिक्रीट करता है, सिंगल एन वाला रेनिन, रेनिन सिक्रीट करता है एंड इरिथ्रोजेनिन सिक्रीट करता है। अच्छा, डीसीटी में जनरली जो सेल्स होते हैं, डीसीटी में वो सेल्स जो होते हैं वो सिंपल क्यूबोइडल होते हैं, सिंपल क्यूबोइडल डीसीटी में। लेकिन सिंपल क्यूबोइडल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सेल्स मॉडिफाई होके डीसीटी में कॉलमनर बन जाते हैं, और ये मॉडिफाइड सेल्स ऑफ डीसीटी कहलाते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। मैक्यूला डेंसा की खासियत ये है कि डीसीटी का सेल है, मॉडिफाइड सेल है, कीमो सेंसिटिव होता है।
कीमोसेंसिटिव होता है, मैं बताता हूँ इसका फंक्शन, आप चिंता नहीं कीजिए। कीमोसेंसिटिव होता है और ये भी सिक्रीट करता है RENIN, रेनिन, रेनिन सिक्रीट करता है। अब एक बात समझिए, मैं बताता हूँ JGA का फंक्शन क्या होता है। आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। JGA का फंक्शन होता है RAAS, रास। JGA का फंक्शन रास होता है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। सुनिए, मैं कहानी शुरू करता हूँ। रास क्या होता है आप चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, यहां से जब ब्लड गुजरता है आपके एफेरेंट से, तो यहाँ पे फिल्टरेशन होता है। अच्छा, फिल्टरेशन जो होता है वो सारा खेल प्रेशर का है। पढ़ाए थे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्लस 10 mm का होता है, बोलिए तो, पढ़ाए थे? यस सर। अच्छा, मान लो किसी कारण से तुम्हारे ब्लड का प्रेशर गिरा हुआ है। मान लो तुम लो बीपी में हो, मान लो तुम लो ब्लड प्रेशर में हो। अच्छा, अगर बॉडी में ब्लड का प्रेशर कम रहेगा तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर कम होने का कारण ये है, जैसे मान लो तुमने नल खोला, नल में पानी ही कम आ रहा है, तो पानी कम होने का कारण है कि एक तो ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर टंकी में पानी ही नहीं हो। लो ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड वॉल्यूम। अच्छा, अगर लो बीपी होगा, लो ब्लड वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम जेनरेट होगा, और अगर प्रेशर कम जेनरेट होगा तो फिल्टरेशन घट जाएगा, GFR कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बोली तो GFR घट जाएगा या नहीं घट जाएगा? यस सर। यस सर। छन्ने का रेट कम हो जाएगा। यस। तो तुम समझो, हाइपरटेंशन क्यों खराबी है तुम जानते हो, मैंने पढ़ाया है पिछले चैप्टर में। हाइपरटेंशन खराब है, ब्लड वेसल फट सकता है। लो बीपी अगर होगा, बॉडी में लगातार लो बीपी है, तो किडनी में प्रेशर ठीक से नहीं जनरेट होगा ग्लोमेरुलर लेवल पे, फिल्टरेशन घट जाएगा। फिल्टरेशन घटेगा तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट बिल्ड करेगा, नाइट्रोजेनियस वेस्ट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजेनियस वेस्ट का बिल्डअप होगा, बोलिए। यस सर। तो पहले यस। हाई बीपी क्यों हानिकारक है और लो बीपी क्यों हानिकारक है, समझ में आ रहा है? बोलो तो। यस। यस सर। अब समझो, ऐसा है कि आपकी बॉडी बहुत हाईली इवॉल्व्ड बॉडी है। इसमें ना हर जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो चीजों को फील करते हैं। अगर तुम लो बीपी से सफर कर रहे हो ना, तो फिल्ट्रेशन घटा। अब किडनी में इसके लिए सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ये जेजी सेल है, ये प्रेशर को फील करता है। जैसे ही इसके बगल से ब्लड गुजरेगा और इसको लगेगा कि ब्लड का प्रेशर कम है, ये तुरंत रिलीज करेगा। लो बीपी के केस में, लो बीपी के केस में ये जो जेजी सेल हैं, ये जो जेजी सेल हैं, लो बीपी के केस में, इन केस ऑफ लो बीपी, तुरंत रिलीज करेगा रेनिन। क्या रिलीज करेगा, बोलिए तो? रेनिन। रनिंग। अच्छा, रेनिन क्या करेगा? देखो, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तुम्हारी बॉडी का किडनी स्टिमुलेट हो गया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए किडनी 3 काम करता है। क्या क्या 3 काम करता है मैं बताता हूँ। ये रेनिन 3 काम करता है। एक क्या करता है, देखो, चलो मैं इस चीज को पढ़ाता हूं। अब तुम समझ गए हो कि जीजीए करेगा क्या, नोट्स पे देखते हैं। देखिए, ये मैक्यूला डेंसा के बारे में लिखा हुआ है। मैक्यूला डेंसा मॉडिफाइड सेल्स हैं डीसीटी के, कीमो रिसेप्टर हैं। ये लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज सोडियम की वजह से सिक्रीट होते हैं और रेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये रहा डीसीटी का मैक्यूला डेंसा। बीच में इनके लैसिस सेल होता है, लेस लाइक, ऐसे स्टार जैसा सेल होता है। इसका फंक्शन आज तक पता नहीं चला है। लैसिस सेल को आप छोड़ दीजिए, लैसिस सेल या पॉल्किसन सेल, फंक्शन पता नहीं होता है। तो पहले तो जानिए कि आपके जेजीए में 3 तरह के सेल होते हैं, सॉरी, हाँ, 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक जेजी सेल होता है, दूसरा मैक्यूला डेंसा। लैसिस सेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। आइए मैं आपको तीनों का फंक्शन पढ़ाता हूँ। जेजीए का फंक्शन होता है, जेजीए का फंक्शन होता है, ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम रास को एक्टिवेट करता है। रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कब रास एक्टिवेट होता है, क्या करता है? तो ये किडनी में जाने वाले ब्लड फ्लो को, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को, जीएफआर को रेगुलेट करता है। जब ये चीजें घटती हैं, चाहे बीपी घटाइए, जीएफआर घटेगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा,
किडनी में जाने वाला ब्लड का सप्लाई अगर घटेगा तो देखिए क्या होगा, अगले पेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वही कहानी अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या होगा आइए आपको समझाते हैं। पहले तो इस चीज को इरेज करूं मैं। अरे यार, अरे यार एक सेकेंड रुको, अब ये कैसे हटेगा। अरे यार ये हटेगा कैसे। एक सेकेंड रुक जाइए, ये हटेगा कैसे यार इसकी। रुको फिर से मेरे को हटाने तो शुरू करने दो ये पेज, पता नहीं क्या हो जाता है इस पे, ये हट समझ में ही नहीं आता, इतना फालतू चीज सब है ना ये सब। ऐप है, सिंपल बनाना चाहिए। हाँ देखिए, जब आपकी बॉडी में, बड़े ध्यान से देखिए, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो जीएफआर घट जाएगा। जब ये घटेगा तो क्या होता है, जेजी सेल किडनी का सिक्रीट करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। रेनिन, आपके प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आपके प्लाज्मा में लिवर एक प्रोटीन बना के भेजे हुए रहता है। ये प्लाज्मा, जैसे आपने पढ़ा है, तीन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन। उसी तरह से प्लाज्मा में और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें एक बड़ा फेमस प्रोटीन होता है एनजीओ टेंसिनोजेन। देखो, एनजीओ का मतलब होता है वेसल, टेंशन का मतलब होता है जो टेंशन बढ़ाए, और ऐसा हार्मोन है जो इनएक्टिव है, अभी ध्यान दीजिएगा ये इनएक्टिव हार्मोन है। अच्छा, जेन लगा हुआ है तो आप जानते हैं इनएक्टिव है। अच्छा, एंजियोटेंसिनोजेन को, ये आपके प्लाज्मा में घूम रहा होता है एंजियोटेंसिनोजेन, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बॉडी में बीपी कम होगा, किडनी जो रेनिन सिक्रीट करेगा, वो इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 को एक दूसरा एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग सिक्रीट करता है, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। जानते हैं एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 बड़ा तगड़ा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अच्छा, कहीं पे भी ब्लड वेसल को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि प्रेशर बढ़ेगा? बोलो तो। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. इसीलिए यस सर। अरे इसीलिए तो इसका नाम पड़ा एंजियोटेंसिन, जो ब्लड प्रेशर में, ब्लड वेसल में टेंशन बढ़ाए, कॉन्स्ट्रिक्ट करके, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, टेंशन बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ अगर ब्लड वेसल को दबा देने से बीपी बढ़ जाता तो सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन कई बार खून की कमी की वजह से, मान लो टंकी में पानी ही नहीं है, तो कितना भी दबाओगे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, पानी बढ़ाना पड़ेगा, पानी यानी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। देखो, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, पीसीटी रीजन पे काम करता है, और पीसीटी रीजन से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और उसके पीछे पीछे पानी भी आता है। इसका मतलब हम आपको बना के दिखाएंगे। जैसे देखिए क्या करता है, मैं इस पूरे फिगर को मैं बना के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, ये है आपका पीसीटी, ये है आपका पीसीटी, इधर है आपका ब्लड वेसल, ये है आपका ब्लड वेसल। जानते हैं ये क्या करता है? रेनिन, रेनिन यहाँ से सोडियम को उठा के, यहाँ से सोडियम को उठा के ब्लड में डालता है। अच्छा, सोडियम के ब्लड में आने से ब्लड हो जाता है हाइपर, और पीसीटी हो जाता है हाइपो। अच्छा, सोडियम के ब्लड में आने से हाइपर हुआ है, और ये हाइपो हुआ है, तो पानी का मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होता है। कहीं भी सोडियम अगर जाएगा ब्लड में, ब्लड में अगर सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड में पानी भी बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जहां सोडियम जाता है पीछे पीछे पानी आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये, सॉरी रेनिन नहीं, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, उसकी वजह से पीछे पीछे कौन आ रहा है? पानी। अच्छा, पानी आएगा अगर ब्लड Yes, में, sir. पानी अगर आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। यस सर।
यस सर। हाँ। आपने किया क्या? ब्लड का प्रेशर बढ़ाया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाया। अच्छा एक बात समझो, तुम लोग सुनते होगे बचपन से कि जो लो बीपी के पेशेंट होते हैं, किसी को लो बीपी होता है तो उसको नमक चीनी पानी का घोल पिलाया जाता है। अगर नमक चीनी पानी का घोल पिलाओगे लो बीपी वाले को, तो तुम्हें नहीं लगता है उसके ब्लड में नमक बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा, तो जहां जहां से ये ब्लड गुजरेगा वहां वहां से पानी को खींचेगा? बोलो तो। यस यस सर। इसीलिए यस तो सर। इसीलिए तो लो बीपी के मरीज को नमक चीनी पिलाया जाता है। अगर तुम हाइपरटेंशन के मरीज हो तो तुमको नमक चीनी पानी नहीं पिलाया जाएगा, क्योंकि अगर नमक खाओगे, कहते हैं ना, जो हाई बीपी के पेशेंट को देखते हो, डॉक्टर कहता है थोड़ा नमक कम खाइए। नमक खाएगा तो ब्लड में सोडियम आएगा, ब्लड में सोडियम आएगा तो जहां जहां से ये सोडियम वाला ब्लड गुजरेगा आसपास से पानी खींचेगा, आसपास से पानी खींचेगा। ऑलरेडी टेंशन ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, पानी आएगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा ब्लड वेसल? यस यस तो सर। क्यों क्यों हाइपर टेंशन के मरीजों को नमक खाने से मना किया जाता है? समझ में आया? और क्यों लो बीपी के पेशेंट को नमक चीनी पानी पिलाया जाता है? समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यहाँ देखिए, तो ये पीसीटी पे काम करता है एंजियोटेंसिन 2। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, याद रखिएगा, जहां सोडियम जाएगा पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर। पानी। जहां सोडियम जाएगा पीछे पानी आएगा। ठीक। अच्छा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा याद याद रखिएगा, ये एंजियोटेंसिन 2 काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी जाके, वहां से एक हार्मोन निकलवाता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो काम जो काम जो काम एंजियोटेंसिन 2 पीसीटी पे करा रहा था, वही काम डीसीटी पे कराता है। मतलब एल्डोस्टेरोन, ध्यान दीजिएगा, डीसीटी से, ये रहा डीसीटी, मैं बना के दिखा देता हूं, ये रहा डीसीटी, ये रहा डीसीटी, डीसीटी से सोडियम को भेजता है। अगर सोडियम भेजा तो पीछे पीछे पानी जाएगा, ये काम एल्डो कराता है। अच्छा, सेम फंक्शन है लेकिन पीसीटी पे नहीं, डीसीटी पे। अच्छा आपको याद आया, डीसीटी पे मैंने कहा था कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, शर्तिया रीएब्जॉर्प्शन। ये शर्तिया रीएब्जॉर्प्शन है, ये हमेशा नहीं होता है डीसीटी पे। ये तब हो रहा है जब तुम्हारी बॉडी में लो ब्लड वॉल्यूम है, लो ब्लड प्रेशर है। बोलो तो तभी हो रहा है ना, बोलो। यस हाँ यस हाँ, सर। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये काम एल्डोस्टेरोन करा रहा है। अच्छा, तुम्हारा गोल ही था, तुम्हारा गोल ही था, ब्लड का प्रेशर गिरा था, तो तुमने कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया एंजियोटेंसिन 2 से, पानी फेंका ब्लड में, पीसीटी से भी और डीसीटी से भी, ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, और जब प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जीएफआर रिस्टोर हो जाएगा। बोलो। यस तो आपको समझ में आया इसका नाम रास क्यों पड़ा? रास, आर मतलब रेनिन, ए मतलब एंजियोटेंसिन, ए मतलब एल्डोस्टेरोन, एस मतलब सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझ में आया? यस। अच्छा, अगर अगर किसी का किडनी और लंग खराब है तो उसको लो बीपी देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं बात को? लो बीपी देखने को क्यों मिलेगा? सॉरी, हाँ, लो बीपी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर लिवर खराब है तो बॉडी में एंजियोटेंसिनोजेन 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंजियोटेंसिनोजेन नहीं होगा। अगर लंग खराब है तो एसीई एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि लंग लंग ही बनाता है। अच्छा, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, जो कि बीपी बढ़ा रहा है ना? बीपी बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? देखो तो, एंजियोटेंसिन 2 बीपी बढ़ा रहा है। यस अच्छा, यस सर लेकिन सर। अगर यस सर। मान लो तुम लो बीपी के पेशेंट हो, तब तुम्हारा बीपी बढ़ाना ठीक है। लेकिन मान लो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये एंजाइम आ रहा है और ज्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनवा दे रहा है, पता चला मेरा बीपी और बढ़ गया। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर कुछ दवाई देगा, जो दवाई देगा वो दवाई होगा मेरा ब्लड प्रेशर कम करने वाला एंटी हाइपर, हाइपर मतलब हाइपर टेंसिव ड्रग। ऐसा दवाई जो हाइपर टेंशन को कम करे, जो डिक्रीज करे बीपी को। जानते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किसको ब्लॉक कर देता है? वो इस एंजाइम को काम नहीं करने देगा। नहीं काम करने देगा तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो समझ में आया हाउ एंटी टेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स
काम कैसे करते हैं। आपको अगर हाइपरटेंशन की बीमारी है तो अगर आप दवाई खाइएगा, जैसे कुछ फेमस दवाई भी हैं, लाइक कैप्टोप्रिल नाम की एक दवाई है जो कि जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का उल्टा काम करता है। वो बीपी बढ़वा रहा होता है, ये उसको ही काम करने से रोक देता है, तो बीपी जल्दी बढ़ता नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. मतलब तुम्हारा किडनी देख रहे हो, खून को छान भी रहा है, वेस्ट भी बाहर फेंक रहा है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। जैसे ही बीपी गिरा, किडनी एक्टिवेट हो गया और बीपी को रिस्टोर किया तो जीएफआर ठीक हुआ। मैं उम्मीद करूं कि आप ये फंक्शन समझ चुके हैं। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इधर आइए। अच्छा, जेजी सेल एक तो रेनिन सिक्रीट करता है। अच्छा, मैंने कहा जेजी सेल, ध्यान दीजिएगा, जेजी सेल रेनिन तब सिक्रीट कर रहा है जब बॉडी में लो बीपी हुआ है, लो ब्लड वॉल्यूम हुआ है। अच्छा, खून की कमी है, खून की कमी है तो आपको नहीं लगता है आरबीसी की भी कमी होगी? आरबीसी की कमी होगी तो आपको नहीं लगता है ऑक्सीजन की भी कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा? बोलिए तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. तो जब बॉडी में खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तब जेजी सेल, या फिर बॉडी में खून की कमी है, हेमरेज है, एनीमिया है, बॉडी से खून गिर गया है, तब भी जेजी सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है एरिथ्रोजेनिन। जानते हैं, एरिथ्रोजेनिन आपके प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोब्यूलिन के साथ मिलकर एक हार्मोन बनाता है, एरिथ्रोपोइटिन। और आप जानते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? मैंने पढ़ाया है, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो फिर हाइपोक्सिया भी ठीक हो गया, ऑक्सीजन सफिशिएंट आ गया बॉडी में, सफिशिएंट आ गया, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ा। समझ रहे बात को? बोली तो। Yes, Yes, sir. sir. तो आपने पढ़ा भी Yes, है, sir. आपने पढ़ा भी है कि आपकी किडनी से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ाए होंगे, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है किडनी से, एरिथ्रोपोइटिन। तब बोले होंगे कि आगे पढ़ाएंगे, वो दिन आ चुका है, आज ही है वो दिन जब आप आगे पढ़े हैं। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. तो किडनी का फंक्शन क्या है सुनो। जब भी तुम्हारी बॉडी लो ब्लड प्रेशर से सफर करेगी, तुम्हारी किडनी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी, रेनिन सिक्रीट करके ब्लड में पानी फिकवाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करके। तीनों को ग्रॉस में समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, किडनी में एक दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ इसके बारे में क्या होता है, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर क्या होता है। देखो, जैसे मैं चाहता हूँ इसको अलग से बना के दिखा दूँ। मैं इसको बना के ही दिखा देता हूँ। इधर देखिए, जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि रास क्या कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं रास कर क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है बीपी को, है ना? अच्छा, बैक Yes, टू sir. Yes. नॉर्मल पहुंचा रहा है ना, लो बीपी से बैक टू नॉर्मल पहुंचा रहा है ना? Yes, इफ sir. इफ Yes, sir. इफ इंक्रीजेस मोर देन नॉर्मल, लेकिन अगर मोर देन नॉर्मल कर दे तो, मोर देन नॉर्मल कर देगा तो कॉज करेगा हाइपरटेंशन, कॉजेज हाइपरटेंशन। बोलो तो। Yes, हम्म sir. Yes, sir. तो इसके फंक्शन को चेक करते रहना होगा कि नहीं करते रहना होगा, कि कहीं ज्यादा तो काम नहीं कर दिया? बोलो तो। Yes. चलो, हम लोग Yes, sir. पढ़ने जा रहे हैं। मान लो किसी दिन रास ने ज्यादा काम कर दिया तो होगा क्या? रास बीपी बढ़ा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका दिल है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर का, और रास ज्यादा काम कर दिया, ओवर एक्टिव हो गया। अच्छा, रास ओवर एक्टिव होगा तो होगा क्या? ब्लड ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एट्रिया है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका एट्रिया है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इतने पे जाना था। जैसे ब्लड इसमें आता तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके इतने पे जाता, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये नॉर्मल, इसका कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल क्या था? स्ट्रेचिंग था, नॉर्मल स्ट्रेचिंग था। लेकिन अगर ब्लड ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, तो इस एट्रिया के वॉल में हो सकता है बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की वजह से ओवर स्ट्रेचिंग हो। ओवर स्ट्रेचिंग होगा, मान लो बॉडी में खून ज्यादा हो गया है,
ओवर स्ट्रेचिंग। और खून ज्यादा होने का मतलब है ड्यू टू रास ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू रास, रास के ज्यादा काम करने से ओवर स्ट्रेचिंग हुआ है। जैसे ही ओवर स्ट्रेचिंग होगा, एट्रिया के वॉल से निकलता है, एट्रियल वॉल तुरंत सिक्रीट करता है, उसको पता चल चुका है कि ब्लड ज्यादा आ रहा है, सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एएनएफ। एएनएफ क्या है, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर क्या करता है, ऑपोज करता है रास को। किसको ऑपोज करता है बोलो तो? रास। तो रास अगर बीपी बढ़ा रहा है, रास अगर बीपी बढ़ा रहा है, तो एएनएफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बीपी को, बोलो तो? यस सर। रास अगर Yes, ब्लड sir. वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो ये डिक्रीज करेगा ब्लड वॉल्यूम को, बोलो तो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, आखिर आखिर सोचो, रास बीपी बढ़ा कैसे रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन करके बढ़ा रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन करके बढ़ा रहा था, बोलो तो? यस सर। Yes, sir. एएनएफ 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 डायलेशन करता है। एएनएफ क्या करता है, डायलेशन, यानी वैसो डायलेशन करेगा, बोलो तो है या नहीं है? यस सर। ऑपोजिट काम कर रहा है, एएनएफ ऑपोजिट काम कर रहा है। सुनो, रास ब्लड में सोडियम ला रहा था तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा था। अगर ब्लड से सोडियम तुम हटाओ, ब्लड से सोडियम सोडियम हटाओ, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, बोलो तो? Yes, sir. Yes, sir. प्रोमोट्स प्रोमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ Na प्लस। जानते हैं इसी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को नेट यूरेटिक कहते हैं हम लोग। नेट यूरेसिया का मतलब ही होता है सोडियम का हटाना, सोडियम को ब्लड से हटाओ, नमक को ब्लड से हटाओ। ब्लड में नमक कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा। बोलो, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. सीधा यस उल्टा, सर। रास के उल्टा काम कराना है। आपको नहीं लग रहा है, मैंने कहा था कि बायोलॉजी में हम लोग ऑपोज को चेक लिखेंगे, बोलो तो? कहा था या नहीं कहा था? आज इस्तेमाल कर लिया। नीट 2020 ने पूछा कि बताइए रास को ऑपोज कौन करता है, समझ में आया? Yes, sir. चलिए सर। पढ़ चलिए पढ़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए तो, ये सारा पूरा फंक्शन पढ़िए तो रास का। हियर वी गॉट, पढ़िए पूरा, 1 मिनट का टाइम देते हैं। जो काम रास कर रहा है बस उसके उल्टा काम करेगा। कौन उल्टा काम करेगा? तो तुम्हारा एएनएफ, रास के उल्टा। समझ में आया? देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सबका मतलब समझ में आया? एट्रिया क्यों? क्योंकि एट्रिया वॉल से, नेट यूरेसिया क्यों? सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रोमोट करता है। बात समझ में आया? ये पूछा गया नीट में। Yes, sir. अब हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में एक दूसरे हार्मोन का नाम, इसका नाम है रोल ऑफ एडीएच। चलिए इसको भी हम फिगर पे पढ़ाएंगे, फिगर पे पढ़ाएंगे, बना के सिखाएंगे आपको। देखो, पहले कुछ चीजों को समझो, समझो क्या समझाते हैं। जैसे तुम हो, मान लो तुम हो, तुमने नोटिस क्या किया है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ब्लड है, जैसे ये मान लो तुम्हारा ब्लड है। अच्छा, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन 300 मिलीमोल होती है ना, 300 मिलीमोल पर लीटर, यही होता है ना? अच्छा, आपने क्या नोटिस किया है, व्हेन वी ड्रिंक मोर वाटर, मोर वाटर। अच्छा, जब पानी ज्यादा पियोगे तो मान लो जब पानी ज्यादा पी रहे हो तो ब्लड में पानी ज्यादा आएगा। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर पानी आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा या डाइल्यूटेड बनेगा? Diluted. हाइपो या हाइपर, हाइपो या हाइपर? हाइपो। Hypo. Blood have tendency to become hypo osmolar। लिखो पानी के रेस्पेक्ट में, हाइपो ऑस्मोलर, बोलो तो? Yes, हाइप sir. यस। ठीक, हाइपो ऑस्मोलर। सुनो, जब तुम पानी ज्यादा पीते हो ना तो तुम्हारे ब्लड को, मान लो तुम
6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर पानी पी रहे हो, तो ब्लड में पानी ज्यादा आता है, तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि तुम लोग ऑस्मो रेगुलेटर हो, 300 बना के रखना है, लेकिन पानी ज्यादा पियोगे तो ब्लड को हाइपोटोनिक होने का खतरा रहेगा। उस केस में तुम नोटिस भी करते हो, उस पानी को ब्लड से हटाने के लिए जो तुमने ज्यादा पिया है, तुम्हारी यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ Yes, जाता है? इसीलिए पानी Yes, ज्यादा sir. पीने पे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि तुम तो ऑस्मो रेगुलेटर हो, 300 बना के रखोगे, पानी ज्यादा आएगा तो उसको हटाओगे। लेकिन जब ट्रेवल करते हो, व्हेन वी ड्रिंक लेस वाटर, जब हम पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीते हैं तो मान लो तुम्हारी बॉडी में पानी जा ही नहीं रहा है ब्लड में। अच्छा, ब्लड में पानी नहीं जा रहा है, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट तो बन रहा है ना, ऑल द टाइम सेल्स में रिएक्शन चल रहा है। मान लो आज सुबह से मैंने एक ग्लास भी पानी नहीं पिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है। मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेरी बॉडी में कचरा बन रहा है, वो कचरा ब्लड में आ रहा है, लेकिन ब्लड में पानी नहीं जा रहा है। ब्लड में कचरा, वेस्ट यानी सॉल्यूट बढ़ेगा। सॉल्यूट बढ़ने से ब्लड हाइपो होगा या हाइपर होगा? hyper, Hyper. Hyper. ठीक। तो आपने क्या नोटिस किया है? ब्लड हैव टेंडेंसी टू बिकम हाइपर ऑस्मोलर। अच्छा, जब आप पानी कम पीते हैं तो ब्लड में ऑलरेडी पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ सॉल्यूट आ रहा है, और जाके अगर ज्यादा यूरिनेट करके चले आइएगा तो ब्लड का जो भी पानी है वो भी आप फेंक के चले आए। तो आप नोटिस किए होंगे, जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी यूरिन आउटपुट भी घट जाती है ना? yes sir, घट जाती है कि नहीं घट Yes, जाती? sir. Yes, sir. लेकिन कैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ। आखिर हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम लगा हुआ है जो फील कर लेता है कि शरीर में पानी की कमी है? चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप। ये सेकंड केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट केस में कुछ नहीं, पानी ज्यादा है फेंक दो, लेकिन अगर पानी कम है तो आखिर कौन फील करेगा? लेट मी टेल यू द स्टोरी। इस कहानी को मैं आपके सामने बताऊंगा कैसे, तो इसी कैसे का मैं जवाब देने जा रहा हूं। देखो, होता क्या है, आपकी बॉडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से, ये देखिए, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक डंडी से, एक स्टॉक से लगा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पढ़ाएंगे आगे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ध्यान रखिएगा। चक्कर ये है, हाइपोथैलेमस तुम्हारे ब्रेन का पार्ट है। देखो, तुम्हारे हाइपोथैलेमस में कुछ छोटे छोटे पाउच भरे हुए होते हैं, ऐसे एक पाउच होता है। इन पाउच को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक फ्लूइड होता है, इन पाउचेस में एक फ्लूइड होता है जिसकी ऑस्मोलरिटी होती है 300 मिलीमोल पर लीटर। देखो कैसे फील किया जाता है कि तुम्हारी बॉडी ठीक है या नहीं है, उसको पानी की कमी है या नहीं। देखो कैसे फील किया जाता है। मान लो एक ब्लड गया आपके हाइपोथैलेमस में, ब्लड वेसल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस में। सपोज कर लो अभी तुम्हारे ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है, तीन केस हो सकते हैं। तीन केस क्या हो सकता है मैं बताता हूं। तीन केस क्या हो सकता है मैं दिखाता हूं आपको। पहला केस हो सकता है कि मान लीजिए आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, 300 वाला ब्लड गुजर रहा है यहाँ से, 300 वाला, मतलब आपकी ब्लड की ऑस्मोलिटी भी 3 है। बाहर बाहर में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं उसमें भी 300 और ब्लड की ऑस्मोलिटी भी 300, ठीक ठाक पानी पिए हो, तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, बोलो तो। yes sir, Yes, sir. अच्छा, जब Yes, sir. पानी ज्यादा पियोगे, जब पानी ज्यादा पियोगे, तो पानी ज्यादा पियोगे ना, तो ब्लड हो जाएगा हाइपोटोनिक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाइपोटोनिक, बोलो तो। yes Yes, sir, sir. मान लो बढ़ के 500 हो गया, बढ़ के 500 हो गया, तो 500 हो गया ना, तो पानी का मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होता है। मतलब तुम्हारे ब्लड से पानी निकलेगा, है ना, ब्लड से पानी निकलेगा, लॉस होगा, बोलो होगा या नहीं होगा लॉस, बोलो। ब्लड से Yes, पानी sir. हटेगा। लेकिन हम लोगों को ये केस सब नहीं पढ़ना है। हमें केस जो पढ़ना है वो सिर्फ एक सिंगल केस पढ़ना है।
आप जब पानी कम पीते हैं तो क्या होता है? लेट मी टेल यू द स्टोरी। जब पानी कम पियोगे तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है। जब पानी कम पियोगे केस व्हेन लो वाटर, शरीर में जब पानी की कमी है तो ब्लड 300 से बढ़ के हो सकता है 400 हो जाए, हाइपर हो जाए। अच्छा, ये हाइपर ब्लड जब हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर के बगल से गुजरेगा तो ऑस्मो रिसेप्टर इसके रिस्पेक्ट में हो गया हाइपो और ये हो गए हाइपर। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स, पहला काम क्या हुआ सुनना। ये ब्लड गुजरा तो दूसरा काम ये हुआ कि ये ऑस्मो रिसेप्टर जो ब्लड के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक था, लूज कर दिया अपना पानी, और पानी लूज करके ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, तीसरा नंबर स्टेप, किसी भी पाउच से अगर पानी निकलेगा तो ऑस्मो रिसेप्टर श्रिंक कर गया। क्या कर गया बोलो तो? Ink. श्रिंक। Shrink. अच्छा, Shrink. तुम्हारे हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स अगर श्रिंक किए हैं, श्रिंक तभी करेंगे जब बॉडी में पानी कम हो। ऐसे नहीं, ये अपना पानी अगर निकाल रहे हैं, इनसे भी पानी अगर ले लिया गया है, इसका मतलब है ब्लड हो चुका है हाइपरटोनिक। और ब्लड हाइपरटोनिक हुआ है मतलब तुम पानी कम पी रहे हो। इनके श्रिंक होते ही ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, इनके श्रिंक होते ही ये कहलाते हैं कि एक्टिवेट हो चुके हैं। और एक्टिवेट तब हुए जब शरीर में पानी का कमी हुआ। चौथा नंबर स्टेप। पांचवा नंबर स्टेप जाके काम करते हैं एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पांचवा नंबर स्टेप। छठा नंबर स्टेप ये होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एडीएच। एडीएच क्या करता है तो सुनिए। आपकी बॉडी में पानी की कमी हुई है, बोलिए। Yes, sir. हाँ? Yes, एडीएच sir. एडीएच 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 पानी बचाओ अभियान पे लग जाता है। बॉडी में पानी का कमी हुआ है ना, एडीएच पानी बचाता है। कैसे? इसका नाम ही है एंटी। एंटी का मतलब होता है ऑपोजेस। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। ऐसा हार्मोन जो एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन को रोके, उसी हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और अगर एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन को रोकेगा, एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन को रोकेगा मतलब कंजर्व करेगा वाटर, पानी बचाएगा। बचाएगा या नहीं बचाएगा? ऐसा ही तो तुम्हारी बॉडी में होता भी है कि जब तुम पानी कम पीते हो, बॉडी से पानी का लॉस कम होता है, यूरिन कम बनता है या नहीं है, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा? तो एडीएच, ध्यान दीजिएगा कैसे, हाउ, कैसे पानी बचाता है। बॉडी में पानी की कमी है, ये पानी बचाता है कैसे? तो जाके काम करता है एक्ट ऑन डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, एंड कॉजेज reabsorption of water, reabsorption of water, therefore urine output डिक्रीजेस। ये जाके डीसीटी से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कनेक्टिंग डक्ट से पानी को खींचता है ब्लड में खींचता है। तो वो तो यूरिन के फॉर्म में बाहर जा रहा होता है, तो अगर उसमें से पानी निकाल लिया तो यूरिन फॉर्मेशन घट जाता है। ये भी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है। ये रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से हो रहा है, तभी होगा जब शरीर में पानी की कमी रहेगी। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट कब होंगे? पानी अगर ज्यादा रहेगा तब एक्टिवेट नहीं होंगे, पानी की कमी से एक्टिवेट होंगे। बोलिए, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. आपके नोट्स में ये सारा कुछ बना हुआ है, एक बार इस चीज को देखिए। ये देखिए, ये बना हुआ है, पढ़िए इसको एक बार। पढ़िए, ये बना हुआ है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं।
देखिए तो पढ़ के समझ में आया ये? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, आते sir. हैं, Yes, sir. इधर आते हैं, कुछ पढ़ाते हैं आपको। कह रहा है एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि आपकी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं वो नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ा दिया आपको। लिखा है कि ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस आर एक्टिवेटेड ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। अगर आपके शरीर में फ्लूइड का लॉस है या पानी की कमी है, बात बराबर है, तो आपके हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जाएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? तो वो प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। डायूरेसिस क्या होता है? एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात? बोलिए तो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, सिंपल भाषा में समझिए, एडीएच पानी बचाता है। सिंपल भाषा में क्या याद रखना है? एडीएच पानी बचाता है। चलिए, कह रहा है सर एडीएच का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसो का मतलब वेसल, और प्रेसिन का मतलब जो उसमें प्रेशर बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए। अच्छा, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए एडीएच क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, और जीएफआर बढ़ेगा तो वैसोप्रेसिन जीएफआर भी बढ़ाने का काम करता है। देखो, तुम्हारी बॉडी में दो हार्मोन्स निकल रहे हैं लो बीपी के केस में। अच्छा, ब्लड अगर कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, मतलब ब्लड में पानी की भी कमी है, बात तो बराबर ही है। तो एक तो रेनिन सिक्रीट हो रहा है, रेनिन मतलब रास, और रास जैसा ही बिल्कुल एडीएच भी काम कर रहा है। सेम इफेक्ट है, सेम इफेक्ट है रास जैसा। बोलो तो, रास जैसा ही इफेक्ट है, ये भी प्रेशर बढ़ा रहा है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब आपने क्या सीखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। ए डी एच एंड रास, रास ये इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं सिनर्जिस्टिक। एडीएच और रास का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिन का मतलब होता है सेम, अर्जिस्टिक का मतलब होता है इफेक्ट। जबकि ADH and RAS का have antagonistic gonistic effect with ANF। ANF के साथ, ANF के साथ इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। देखते हैं, एक वर्ड है एंटा एसिड, जो एसिड को काटे, जो एसिड को अपोज करे। देखते हैं, पेट में किसी की एसिडिटी हो जाता है तो एंटा एसिड खाता है। तो एंटा का मतलब होता है ऑपोजिट, कॉनिस्टिक का मतलब होता है इफेक्ट। कुछ बेहतरीन सवाल कि बताओ एडीएच और रास क्या करते हैं? तो दोनों बीपी बढ़ाते हैं, दोनों ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं। पानी बचा रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम ही तो बढ़ा रहा है, पानी को खींच रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम ही तो बढ़ा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम तो प्रेशर बढ़ा। अच्छा, जबकि एडीएच और रास के जस्ट उल्टा काम करता है एएनएफ, वो बीपी घटाता है। क्लियर है ये बात? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक का मतलब समझ में आया? बोलिए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर आपके शरीर में एडीएच की कमी हो जाए, अभी अभी जस्ट एक चीज याद रखना है, एडीएच पानी बचाता है। अगर एडीएच की शरीर में कमी है तो बॉडी से, इफ हाइपोसिक्रीशन है, बॉडी से, सिंपल बताओ, अगर हाइपोसिक्रीशन है देयरफॉर वाटर लॉस इंक्रीज कर जाएगा। बोलो तो। Yes, sir. यस सर। खुद सोचो ना, एडीएच पानी बचाता है, वाटर लॉस इंक्रीज। इसी बीमारी को कहते हैं हम लोग, अगर तुम्हारी बॉडी में एडीएच की कमी है तो तुम्हारी बॉडी में वाटर लॉस बढ़ेगा। अरे कैसे बढ़ेगा वाटर लॉस? यूरिन ज्यादा बनेगा। यूरिन ज्यादा बनना एक बीमारी है, इसको कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या है डायबिटिक इंसिपिडस? तो डायबिटिक का मतलब ओवरफ्लो, यूरिन ज्यादा बन रहा है। इंसिपिडस का मतलब
टेस्टलेस, मतलब यूरिन ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर यूरिन को देखोगे ना तो उसमें कोई मीठा चीज नहीं होगा। मीठा मतलब उसमें ग्लूकोज नहीं होगा। ग्लूकोज होता है एक दूसरी बीमारी में, उसको मेलाइटस कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटस। मेल मतलब हनी, हनी मतलब स्वीट, और स्वीट का मतलब ग्लूकोज। यूरिन में ग्लूकोज भी होता है और ओवरफ्लो भी होता है एक दूसरी बीमारी में, डायबिटिक मेलाइटस डिजीज में। ये डायबिटिक मेलाइटस नहीं है। डायबिटिक मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है, ये इंसुलिन की नहीं, एडीएच की कमी से है। इसमें क्या है तो देखिए, सिम्टम्स क्या है। डायूरेसिस होगा, एडीएच कम है तो पानी का लॉस ज्यादा होगा। लॉस कैसे ज्यादा होगा, तो यूरिन बनेगा ज्यादा, यूरिन का ज्यादा बनना डायूरेसिस। यूरिन बनेगा ज्यादा, तो बना है निकलने के लिए ना, देखने के लिए ना निकला है, एक्सेसिव यूरिन निकलेगा भी। अच्छा, अगर बॉडी से पानी निकल रहा है तो गला सूखेगा, प्यास ज्यादा लगेगा, इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सुनिए, आप पहले ये बताइए कि डायबिटिक इंसिपिडस और मेलाइटस में क्या डिफरेंस है। मैं आगे आपको मेलाइटस पढ़ाऊंगा, सुनिए। डायबिटिक इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है, पढ़ाएंगे आगे कि डायबिटिक मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटिक इंसिपिडस में यूरिन ज़्यादा बनता है, डायबिटिक मेलाइटस में भी यूरिन ज़्यादा बनता है। तो दोनों में अंतर किस चीज़ का है? इंसिपिडस में यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है, यूरिन एकदम टेस्टलेस होता है, लेकिन मेलाइटस में इंसुलिन की कमी से यूरिन में ग्लूकोज भी जाता है, यूरिन मीठा होता है। आई बात समझ में? बोलिए तो। Yes. अच्छा, अच्छा। Yes, अब sir. एक शब्द है डायूरेटिक सबस्टांस। डायूरेटिक सबस्टांस क्या है? ऐसा कोई भी सबस्टांस जो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाए, जैसे चाय है, कॉफी है, शराब है। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज को लेने के बाद यूरिन ज्यादा बन रहा है, उसको डायूरेटिक सब्सटेंस कहते हैं। यूरिन ज्यादा बनने का मतलब है, जैसे अगर शराब पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, जानते हो ये चीजें एडीएच को घटाते हैं। एडीएच कम होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, बनेगा कि नहीं ज्यादा बनेगा? बोलो तो, खुद ही सोचो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक बात Yes, जानते sir. हैं, एक बात जानते हैं, ये कहा जाता है, इट इज सजेस्टेड, मैं बता रहा हूं, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड नॉट टू टेक एल्कोहल, एल्कोहल ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। कह रहा है, जानते हैं, गर्मी और उमस भरे दिन में, गर्मी और उमस भरे दिन में शराब का सेवन करने से मना किया जाता है। क्यों? मान लीजिए गर्मी का दिन है, बहुत उमस वाला दिन है, पसीने से तरबतर है, पसीना निकल रहा है, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है, खुश हो लिए एक ग्लास शराब भी पी लिए। अब शराब पी लिए तो एडीएच कम हो गया, यूरिनेशन भी ज्यादा करने लगे। देखिएगा, शराब पी के लोग कई बार, कई लोग जो शराब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शराब वराब पी के पैंट में भी सुसु कर देते हैं। देखिएगा, इधर रोड पे पड़ा हुआ है शराबी, लुढ़का हुआ है। तो एक तो पसीना निकल रहा है बॉडी से, गर्मी का दिन है, उमस का दिन है, ऊपर से आप शराब पी लिए, गए यूरिनेट भी करके आ रहे हैं, अब बॉडी से डबल डिहाइड्रेशन हो रहा है, पसीना यूरिन, पसीना यूरिन। तो इसीलिए मना किया जाता है कि गर्मी और उमस भरे दिन में शराब का सेवन नहीं कीजिए, वरना बॉडी का एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जरा अटेंडेंस भेज दूं, मैं भूल गया था, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? वेट, तब तक आप लोग देखिए, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई दुविधा है तो बेशक पूछिए।
चले आगे। ये एडीएच रास और एएनएफ का इफेक्ट ध्यान रखिएगा कि किसका सेम इफेक्ट होता है और किसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है? चले। यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ, चलो पढ़ाते हैं। ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्चुरेशन, यूरिनेशन, वाइडिंग या पी। देखो, तुम लोग सूसू करने जाते हो, यूरिनेशन करने जाते हो, यूरिन का निकलना ही मिक्चुरेशन कहलाता है, एक्सपल्सन। अभी बैठे हुए हो, पानी पी के बैठे हुए हो, बॉडी में ना तरह तरह के रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं। रिफ्लेक्सेस जैसे अभी अचानक से बैठे हुए हो, ये हाथ गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए, तुरंत एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, हाथ को खींचोगे। इसी तरह से जैसे बैठे हुए हो, बहुत खाना खा लिए हो, तो उल्टी का भी एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं इमेटिक रिफ्लेक्स। मैंने पढ़ाया है ये, शायद आपके मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आपके एफटी में या फिर कहीं एआईटीएस में आया भी है कि इमेटिक रिफ्लेक्स क्या होता है। और जब मैंने इसको पढ़ाया होगा तो बड़ा इंफेसाइज किया होगा कि इमेटिक ही लिख के पूछता है। देखा आपने क्वेश्चन, ये मिला आपको टेस्ट में, इमेटिक रिफ्लेक्स Yes, sir. मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। अच्छा, इसी तरह से आप बैठे हुए हैं, पानी वानी पी के बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में फील होगा कि अरे भाई यूरिनेशन जाना है। अब एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, अब आपको फील हो रहा होगा कि भाई हमको यूरिनेट करना है। इसी तरह से डेफिसिएशन का रिफ्लेक्स होता है, खाना वाना ज्यादा खा लिए तो हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि डेफिसिएट करना है। अच्छा, कह रहा है इसमें सारा खेल होता है दिमाग का। दिमाग का क्या खेल होता है तो सुनो, कैसे खेल होता है, उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक्चुअली जो तुम्हारा ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर, उसका कैपेसिटी है 800 मिलीलीटर। जैसे ही उसमें 500 मिलीलीटर यूरिन भरता है, वहां के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को, और वहां से एक मोटर सिग्नल निकलता है मिक्चुरेशन करवाने के लिए। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जैसे ध्यान दीजिए, मैं एक फिगर बनाता हूं। मान लीजिए ये आपका ब्लाडर है, ठीक। इधर देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपका ब्लाडर है, फिगर ध्यान से समझिएगा। ये आपका यूरिनरी ब्लाडर, दिस इज यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा में दो स्पिंचर हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। दिस इज इंटरनल, इंटरनल इनवॉलेंट्री है, पढ़ाए थे। दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज वॉलेंट्री, आपकी मर्जी से कंट्रोल होता है। और ब्लाडर में, आपके यूरिनरी ब्लाडर में एक मसल पाया जाता है। इस मसल को कहते हैं डेट्रूसर मसल। अच्छा सुनो, ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं जनरेट होता, अपने आप होता है। कैसे? तो मान लो दो तरह के नर्व्स होते हैं, दो तरह के नर्व्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। वो आके, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि तुम्हें यूरिन को खाली करना है। तो यूरिन को अगर खाली करना है ना, पहली बात तो जानिए कि जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है उसमें मोटर सिग्नल्स निकलते हैं, और वो कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, खुद ब खुद। इसके दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। देखिए पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है मैं बताता हूँ। पैरासिम्पैथेटिक यूरिन निकलवाता है, मतलब यूरिन का एक्सपल्सन कराता है। तो यूरिन एक्सपल्सन कराने के लिए इस मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरनल को रिलैक्स करेगा। जैसे एक बलून है, एक बलून है, उसको तुम दबा रहे हो और उसका छेद खोल दो, जो इनवॉलेंटरी छेद है खुल जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता है यहां से यूरिन बाहर निकलेगा? बोलो तो, यूरिन एक्सपेल, हाँ बोलो, एक्सपेल होगा या नहीं होगा? यस सर पैरासिम्पेथेटिक, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पैरासिम्पेथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करता है डेट्रूसल को, रिलैक्स करता है इंटरनल को। इंटरनल खुलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा पाउच यूरिन खाली होगा, है या नहीं है? खाली होगा या नहीं होगा बोलो? यस सर Yes, sir. यस सर सिंपैथेटिक पे बात करते हैं। सिंपैथेटिक क्या करता है? जैसे जानते हो सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम करता है। इमरजेंसी में जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये क्या करता है। फिलहाल जानिए कि सिंपैथेटिक यूरिन फिलिंग कराता है, खाली नहीं कराता है। जैसे मान लीजिए आप कभी गए यूरिनेट करने, यूरिनेट कर रहे हैं, अचानक से कोई आके दरवाजा खोल दिया, देखिएगा तुरंत यूरिनेशन रुक जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन है, गए आप यूरिनेशन करने, कोई अचानक से दरवाजा खोला, यूरिनेशन बंद, टक से बंद हो जाता है अपने आप।
ये सिंपैथेटिक का काम होता है। सिंपैथेटिक यूरिन को निकलने से रोकता है। इसके लिए सिंपल समझिए, वो फिलिंग कराता है। फिलिंग कैसे कराता है? तो इस मसल को, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक बलून है, उसको तुम रिलैक्स कर रहे हो और उसके छेद को बंद कर दिए हो, बाहर निकलने वाले छेद को। तो इंटरनल को तुमने बंद कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट करके, और इसको रिलैक्स कर रहे हो, तो उसमें फीलिंग होगी या नहीं होगी, बोलो तो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन कहोगे कि सर ये सारा खेल तो तब ना होगा जब हम एक्सटर्नल को अपनी मर्जी से खोलेंगे, है या नहीं है? अपनी मर्जी से एक्सटर्नल को खोलेंगे, बंद करेंगे, तभी नहीं होगा, बोलो। Yes, जानते sir. हो, जानते हो एक्सटर्नल पे तुम्हारे सीएनएस से एक सोमैटिक नर्व आता है। ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। एक्सटर्नल पे, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। एक्सटर्नल पे एक सोमैटिक नर्व जाके एंड करता है। इस नर्व का नाम है पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व ये आपके वॉलेंट्री स्पिंचर पे जाके एंड करता है और आपकी मर्जी से इसको खोलता बंद होता है। तो ऊपर वाला सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक खुद ब खुद काम कर रहा है, लेकिन जब तक आप पुडेंडल नर्व से कहिएगा नहीं कि एक्सटर्नल खुलो, तब तक यूरिन बाहर नहीं आएगा। एक्सटर्नल जब तक बंद करके रखिएगा, तब तक आपकी यूरिनेशन स्टॉप रहेगी। पुडेंडल एक सोमैटिक नर्व है, ऑटोनोमिक नहीं है, विच इज सप्लाइड टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल, और ये आपका मिक्चुरेशन पे वॉलेंट्री कंट्रोल देता है। आपको एक बात पता है, छोटे बच्चों में पुडेंडल नर्व पे उतनी कंट्रोल नहीं रहती है, इसीलिए छोटे बच्चे पैंट में सुसु कर देते हैं। इवन आपने 8-10 साल तक, हम सब ने 8 से 10 साल तक की उम्र तक बेड पे सुसु करा है। इन पे कंट्रोल कैसे बढ़ता है? तो पेरेंट्स आपको डराते हैं, समझाते हैं, तो धीरे धीरे आपका इस पे कंट्रोल बढ़ता है, रोकने की क्षमता बढ़ती है। आप 3-3 4-4 घंटे एक क्लास में यूरिनेशन रोक के बैठे रहते हैं, ट्रैवलिंग के केस में। ये सब वक्त के साथ इस पे कंट्रोल बढ़ता है। जितना नर्व्स पे कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है, एक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, और दैट इज द एग्जांपल कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को आप वॉलंटरली भी कंट्रोल कर सकते हो वाया पुडेंडल नर्व। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हो बातों को। Yes, sir. चलो, अब क्या कह रहा है? तो मिक्चुरेशन समझ में आया कैसे होता है? क्या 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 हो रहा है, बोलो तो? मिक्चुरेशन सबको हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं अगर बात करूं यूरिन की, तो यूरिन तुम डेली 1 से 1.5 लीटर निकालते हो। एसिडिक पीएच होता है, तुम जानते हो, एसिडिक होता है यूरिन, पढ़े हो, मैंने पढ़ाया है। डेली उस यूरिन में यूरिया कितना रहता है ये भी याद रखिएगा, 25 से 30 ग्राम। उसका कलर कितना होता होता है? तो लाइट येलो होता है। आप जानते हैं यूरोबिलिनोजेन, डाइजेशन में पढ़ाए थे यूरोबिलिनोजेन। Yes, sir. Yes, sir. उसी की Yes, sir. एक फीसेस को देता है स्टीरोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन, याद है ना? तो ये सब आपको याद रखना, ये 25 से 30 ग्राम याद रखिएगा। आपके 1.5 लीटर यूरिन में डेली करीब करीब 25 से 30 ग्राम यूरिया निकलता है। इस पे बेस्ड आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे यूरिन में कुछ और तरह की तकलीफें क्या हो सकती हैं। तो यूरिन में यूरिया आना चाहिए, लेकिन एक बात समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इधर देखो, जैसे ये मान लो कि तुम्हारा ये बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक, ये बाउमन्स कैप्सूल है, ये किडनी के ट्यूब्स वगैरह हैं, और फाइनली जैसे मान लो कि यहाँ से हम बीच में सारा ट्यूब दिखा दिए, ये यूरिन बन के निकला, ये यूरिन बन के निकला। अच्छा, यहाँ पे आपका ये रहा एफेरेंट, ये रहा ग्लोमेरुलाई, ठीक। आप लोग जानते हैं कि ग्लोमेरुलाई कैपिलरी है, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छेद। मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ाया था कि दो चीजें यहां से नहीं छनती हैं, सेल्स एंड प्रोटीन्स। क्या छनते हैं? No, sir. डू नॉट फिल्टर। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, सेल्स एंड प्रोटीन्स डू नॉट फिल्टर। लेकिन कुछ केस में ये छनने लगते हैं। जैसे मान लो तुमने एक स्वेटर पहना है अभी सर्दियों के दिनों में, तो स्वेटर में देखोगे छोटे छोटे छेद बने होते हैं। अच्छा, अगर उस स्वेटर को खींचोगे तो वो छेद बड़े होंगे या छोटे? बड़े. बड़े होंगे। बड़े. मान लो ये तुम्हारा ग्लोमेरुलाई है, दिस इज ग्लोमेरुलाई। अच्छा, किसी कारण से तुम्हारे ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाए। अगर इन्फ्लामेशन होगा तो फैलेगा, फैलेगा तो इस सब छेद का साइज बड़ा हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से। बोलो तो, छेद का साइज बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. पोर साइज इंक्रीज। अच्छा, छेद का साइज बढ़ा होगा तो प्रोटीन इसलिए ना नहीं छन रहा था क्योंकि उसका
साइज बड़ा था। छेद का साइज बड़ा होते ही प्रोटीन वगैरह यहाँ से नीचे गिरने लगेंगे, और प्रोटीन अगर नीचे गिरेगा तो तुम्हारे यूरिन में भी प्रोटीन आएगा, और अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो इसको कहते हैं प्रोटीनूरिया। और अगर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन आए, नाम है उसका एल्ब्यूमिन प्रोटीन, आप जानते हैं, तो इस कहानी को एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। एल्ब्यूमिनूरिया एक तरह का प्रोटीनूरिया का केस है, जिसमें आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है। क्यों आता है? फिल्टरेशन स्लिट का साइज बढ़ जाए, जब इन्फ्लामेशन हो जाए ग्लोमेरुलाई में। बोली तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आगे आते हैं। कई बार आपके यूरिन में बाइल के सॉल्ट्स और पिगमेंट्स आने लगते हैं, ये जॉन्डिस के टाइम में होता है। अभी अभी कह रहे थे, अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो ये ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, और ये डायबिटिक मेलाइटस के केस में आता है। पढ़ाए थे ना अभी अभी, यूरिन मीठा भी होगा, पढ़ाएंगे आगे अगले Sir. चैप्टर में। मेलाइटस मतलब स्वीट होगा यूरिन। अच्छा, अगर 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 एक और केस में होता है, कीटोनूरिया भी होता है। इसमें यूरिन में कीटोन बॉडीज होते हैं, जैसे एसिटोएस्टिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। जब आप लगातार फास्टिंग में होते हैं तब भी ये होता है। और कीटोनूरिया जो है डायबिटीज के केस में भी देखने को मिलता है। डायबिटीज के केस में यूरिन में ग्लूकोज भी होता है, पढ़ाएंगे आगे, डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कई बार क्रिएटिनिन भी देखने को मिलता है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। स्टार्च छोड़ दीजिए, ये सब आगे पढ़ाएंगे। हेमा, हेमा का मतलब ब्लड, अगर यूरिन में ब्लड आ जाए, खून आने लगे। पाई यूरिया, यूरिन में अगर पस या डब्ल्यूबीसी आने लगे तो इसको पाई यूरिया कहते हैं। टर्म्स ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होता है अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। अब आप लोग जरा 2 मिनट रुकेंगे, इन टर्म्स को देखिए। मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट में आता हूँ तो पढ़ाऊंगा, एक बार इसको देखिए। मैं आता हूँ 2 मिनट। तो ये मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। बताइए तो। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी अभी तुमने क्या पढ़ा? अभी अभी तुमने ये पढ़ा कि तुम्हारा किडनी ना यूरिया निकालता है, एक्सक्रीशन कर रहा है। यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि आपका किडनी ही सिर्फ एक्सक्रीशन कर रहा है। मैंने आपको कहा है कि जब आप ग्लूकोज खाते हैं तो उससे भी CO2 बनता है, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। आप फैट तोड़ते हैं बॉडी में, उससे भी CO2 बनता है, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। और उस CO2 को तुम्हारा फेफड़ा निकाल रहा है। तो फेफड़ा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ या नहीं हुआ? बोलो तो, बोलो।
हाँ, यस तो सर। फेफड़ा हुआ तो आप जानिए कि कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे लंग। लंग जो है रिमूव करता है 200 ml CO2 हर मिनट में, एंड पानी भी निकालता है। मैंने बोला है ना, भाप मारते हैं पानी निकलता है, पानी ऑल्सो, वाटर ऑल्सो। अच्छा, ये 200 ml आता कैसे है, तो वो डेटा मैं आपको सिखाता हूँ, सुनो। तुम लोगों को याद है, अगर मैं ये डेटा रेस्पिरेशन चैप्टर से आपको कंट्रोल करूं, मैं बताऊं तो याद कीजिए। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा हर 100 मिलीलीटर ब्लड, एवरी 100 ml ब्लड, एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर डिलीवर कितना मिलीलीटर CO2? 4 ml. 4 ml। 4 ml, 4 ml। 4 ml CO2 टू लंग्स। याद है? Yes, sir. याद है यस ना? सर। ठीक है, यस ठीक। सर। ये बात हो गई, ये डेटा हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हारा दिल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है बॉडी फ्लूइड से, तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है, बोलो तो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस एंड सर। हार्ट पंप्स 5 लीटर पर मिनट। देयर फोर सुनिए, जरा डेटा देखिए, जरा डेटा देखिए। क्योंकि अब इसको डेटा निकालते हैं हम लोग। क्योंकि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड दे रहा है 4 मिलीलीटर CO2, है ना? देयर फोर 1000 मिलीलीटर कितना देगा? 40 ml देगा CO2। एंड देयर फोर 5000 ml, 5000 ml बोले तो 5 लीटर। इधर 5 से मल्टीप्लाई किए, उधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 ml CO2 और 5 लीटर हर मिनट में। आ गया डेटा? कैसे है ये एनसीईआरटी लिखे हुए है, बोलो तो। यस सर। Yes. Yes, sir. तो थोड़ा सा आपको सोचना था, ये काम आपका था, पीछे की चीजें थी मैंने कम्युनिकेट कर दी। अच्छा, ऐसा है कि सिर्फ लंग ही नहीं, लिवर भी बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, ड्रग्स, हार्मोन्स, विटामिन, तरह तरह की चीजें बनाता है, वो भी एक्सक्रीशन है। तुम्हारे स्किन को देखो ना, तुम्हारा स्किन सुडोरीफेरस ग्लैंड है, हमेशा स्वेट ग्लैंड का नाम सुडोरीफेरस से लिख के आता है। तुम्हारे पसीने से, पसीना टेस्ट करते हो, नमकीन लगता है, देखते हो कभी कभी पसीना मुंह में आ जाता है तो नमकीन लगता है। थोड़ा बहुत अमाउंट यूरिया भी निकलता है पसीने से, थोड़ा बहुत अमाउंट लैक्टिक एसिड भी निकलता है। इतना ही नहीं, सेबेसियस ग्लैंड भी हैं। तुम्हारे चेहरे से जो आयल निकलता है, ये बॉडी का हाइड्रोकार्बन वैक्स वगैरह निकलता है। इतना जानो, और जानो, तुम्हारा तुम्हारा सलाइवा ऑल्सो एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी इसी टॉपिक में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजेनियस वेस्ट, और उसका नाम है, सलाइवा के कॉम्पोजिशन में मैंने पढ़ाया है थायोसाइनेट आयन, और मैंने कहा था एक्सक्रीशन में कनेक्ट करेंगे। जस्ट रिमेंबर, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में इसी टॉपिक में लिखा हुआ है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो सलाइवा Yes. में भी वेस्ट होता है, उसको थायोसाइनेट, याद है मैंने सलाइवा में पढ़ाया था थायोसाइनेट के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन में, कि पोटेशियम होता है, कैल्शियम, क्लोरीन होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, और थायोसाइनेट आयन होता है जो वेस्ट है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इस चैप्टर के बारे में मैंने नाम भी लिया होगा, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। यकीन मानिए, आप जाके पीछे चेक कर सकते हैं, मैंने ये कहा है। हम्म। Yes, sir. अच्छा, हमें पढ़ना है किडनी से रिलेटेड बीमारियों को, बस हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा नंबर लेक्चर है इस टॉपिक का? मैं जरा चेक करूं कौन सा नंबर लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है ये, याद है? क्योंकि मैंने सोचा था कि ये चैप्टर मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। ये कौन सा नंबर लेक्चर है, किसी को याद है? नंबर ऑफ लेक्चर कितने हो गए इस चैप्टर के? फोर्थ है। ठीक है, तो यस सर। 4 यस सर, लेक्चर। फोर्थ। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया आज ये। आज ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, अच्छी बात है ये। देखो, अच्छा, ये चलो मैं इसको डायलिसिस को अलग से पढ़ा दूंगा। पहले ये जानो, एक टर्म है यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, सुनो। कह रहा है
कि अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, अगर किडनी ठीक से काम नहीं काम करेगी, तो अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, एक्यूमुलेट करेगा। इसी बीमारी को यूरेमिया कहते हैं। कह रहा है सर, अगर ब्लड में मेरे, मान लो किसी का किडनी खराब हो गया तो ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, सीधी सी बात है, यूरिया बढ़ेगा, तो कैसे इसको ठीक करोगे? इसको ठीक करते हैं हेमोडायलिसिस से। चलो मैं तुम्हें हेमोडायलिसिस पढ़ाता हूँ। बहुत ठंडे दिमाग से हम लोग हेमोडायलिसिस सीखेंगे। मैं हेमोडायलिसिस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को जरूरत है इसको बनाने की, हेमोडायलिसिस को। अच्छा, ब्लड में ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मान लो कि किसी पेशेंट का किडनी खराब हो चुका है। अब किडनी खराब हो चुका है तो तुम चाहते हो उसके खून को छान लिया जाए, मतलब उसके खून को छाना जाए, वेस्ट हटाया जाए, है ना? यही काम करना है ना, बोलो। Yes, sir. ब्लड में Yes. N2 वेस्ट है। अच्छा, किडनी से ऐसा है कि किडनी का काम सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालना नहीं है, एसिड बेस बैलेंस भी करना है, पोटेशियम को भी फेंकना है। कई बार पोटेशियम भी बढ़ जाता है, पढ़ाए थे। तो हो सकता है जिस पेशेंट का किडनी खराब है उसका पोटेशियम बढ़ गया है, हाइड्रोजन, बहुत कुछ बढ़ गया है, कचड़ा बढ़ गया है। अब तुम्हें इस कचड़ा को साफ कर देना है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कचड़ा को साफ किया जाता है एक तरीका से, इसको हेमोडायलिसिस कहते हैं। देखो, हेमोडायलिसिस, हेमो का मतलब यूनिवर्सल होता है ब्लड, लाया लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, सेपरेट करना, लाइसिस का मतलब सेपरेट करना, और डाया का मतलब होता है थ्रू। मैं बताता हूं हम लोग करने क्या वाले हैं, सुनो। जैसे इस पेशेंट का पहले तो खून बाहर निकालो, तभी तो उसको साफ करोगे। तुम खून साफ करना है तो कैसे बाहर निकालेंगे? अब खून को बाहर निकालना है तो देखो, बाहर निकालने के लिए तुम आर्टरी यूज कर सकते हो, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। तो किसी भी एक आर्टरी को पकड़ लो, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, खून अपने आप निकलेगा। अगर वेन में डालोगे ना निडल, तो खून अपने आप नहीं निकलेगा। वेन में किसी चीज को तुम डाल सकते हो। अगर निकालना है तो आर्टरी ले लो। अब आर्टरी कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी हो सकता है, पैर का, हाथ का, गला का। सबसे बढ़िया रहेगा कि पेशेंट से कहिए भाई अपना हाथ दे दो, इसमें एक निडल लगा के उससे खून निकाल लीजिए। तो हाथ के आर्टरी का नाम होता है रेडियल आर्टरी। ये एक कन्वीनियंट आर्टरी है। इससे मान लीजिए आप खून को निकाल रहे हैं, इससे मान लीजिए खून को टेक आउट कीजिए। पहला नंबर काम, टेक आउट कीजिए ब्लड को, टेक आउट ब्लड। ठीक, खून निकाल लिए। अच्छा, क्योंकि खून बाहर निकला है, बॉडी से जैसे ही खून बाहर निकलता है खून जमना शुरू होता है, तो इसमें ऐड कीजिए हिपैरिन। हिपैरिन ऐड कीजिए। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, खून को जमने से रोकेगा। साथ साथ बॉडी में जो खून है, वो खून गर्म खून है, 37 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन जब बाहर आएगा ना तो क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहेंगे कि खून जमे। तो खून को नहीं जमने देने के लिए, क्लॉट और कोएगुलेट नहीं होने के लिए आपने एक एंटीकोगुलेंट डाला। और क्लॉट ना करे इसके लिए आप जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मैंने पढ़ा रखे हैं, उनको इनएक्टिवेट करने के लिए आप इसको ठंडा कर दो। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने मतलब इस ब्लड को ठंडा कर दो। ठंडा करोगे ना तो क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करना बंद कर देंगे, तो ये खून लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जमेगा नहीं। इसके बाद इस ब्लड को उठा के पांचवा नंबर काम, चौथा नंबर काम, पंप कीजिए। एक खास जगह पे इस ब्लड को पंप किया जाता है, मैं समझाता हूं। एक खास तरह का मशीन होता है, एक सेटअप होता है, उस जगह पे इस ब्लड को पंप किया जाता है। और उस जगह पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। उस मशीन में इस खून को ले जाके पंप कर दिया जाता है। अब देखिएगा उस मशीन में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। उस मशीन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस मशीन को हम लोग कहते हैं डायालाइजिंग यूनिट। बस 2 मिनट का काम है आपको। टारगेट क्या है बोलो तो, टारगेट क्या है बोलो तो, टारगेट क्या है? ब्लड को छानना, यही छानना है ना? ठीक। अच्छा, डायलाइजिंग यूनिट है, ये काम करता है एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनी। कैसे आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है? तो इस डायलाइजिंग यूनिट में होता है हैव सेलोफेन, सेलोफेन ट्यूब। और ये सेलोफेन ट्यूब एक्ट करता है, एक्ट, बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक्ट एज सेमी, या फिर आप कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, तुम्हारा ये जो ब्लड है इसमें यूरिया है, ठीक, यूरिया ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, इसमें हो सकता है इसमें सोडियम ज़्यादा हो इस ब्लड में, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इस ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, सब कुछ ज़्यादा है इस ब्लड में। हमें उन सबको निकाल देना है, यही करना है ना, निकाल देना है। हाँ बोलो तो, यही करना है ना?
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जानते हो Yes. इस डायलाइजिंग यूनिट में बाहर से एक स्पेशल तरह का फ्लूइड डाला जाता है। जानते हैं वो फ्लूइड इस ट्यूब के चारों तरफ होता है। इस ट्यूब के इस वाइट कलर के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड कहलाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। बिल्कुल तुम्हारे ब्लड की तरह होता है, सेम एज ब्लड प्लाज्मा। बताते हैं, बस 1 मिनट का खेल है, समझ में आ जाएगा। सेम एज ब्लड प्लाज्मा बट हैव नो एंड टू वेस्ट। इसमें कोई कचड़ा नहीं होता है, कोई नाइट्रोजेनियस वेस्ट नहीं होता है। इधर सुनो, किसी भी चीज का मूवमेंट हाई टू लो होता है। मैंने क्या किया, आपके ब्लड को एक चैम्बर में भेजा और एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक स्पेशल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेलोफैन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से चीजें इधर उधर जा सकती हैं। मेरे ब्लड में सब कुछ ज्यादा है क्योंकि मेरा किडनी खराब हो चुका है, एसिड ज्यादा है, N2 वेस्ट ज्यादा है। लेकिन इसके आसपास जो फ्लूइड है ना, इस ब्लड के आसपास जो फ्लूइड है, ये बिल्कुल मेरे प्लाज्मा जैसा ही है, लेकिन इसमें सब कुछ कम है। यूरिया भी कम है, पोटेशियम भी कम है, बिल्कुल नॉर्मल ब्लड की तरह है, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा की तरह है। सोडियम भी कम है, H+ भी कम है। अब तुम समझ ही चुके होगे कि जब ये ब्लड इस यहां से गुजरेगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगी, और ब्लड जब आगे बढ़ेगा, जो जो ज्यादा है वो कम की तरफ, और जो जो कम है वो ज्यादा की तरफ। समझ रहे हो बात को? मतलब तुमने एक ऐसा ग्रेडियंट क्रिएट किया है कि तुम्हारा ब्लड एकदम नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाए। बाहर एक ऐसा फ्लूइड रखा है जिसमें सारी चीजें ब्लड जैसी हैं, प्लाज्मा जैसी। तो जो जो चीज तुम्हारे ब्लड में ज्यादा होगा उसमें चला जाएगा, और जो जो चीज तुम्हारे ब्लड में कम होगा इसमें चला आएगा। हाई टू लो मूवमेंट होगा, तुम्हारा ब्लड प्योर हो जाएगा। जब प्योर हो जाएगा तो इस चैम्बर से निकालिए इस ब्लड को, इस चैम्बर से इस ब्लड को टेक आउट कीजिए। टेक आउट किया जाता है और वापस आपके रेडियल वेन में डाल दिया जाता है। क्यों वेन में? क्योंकि आर्टरी में नहीं डाला जा सकता है। दिस इज रेडियल वेन, दिस इज रेडियल वेन। वहां इसको रेडियल वेन में इस ब्लड को डाल दीजिए। लेकिन डालने से पहले कुछ किया जाता है। डालने से पहले क्या किया जाता है? छठा नंबर स्टेप, बुलबुला चेक किया जाता है कि अगर ब्लड में बुलबुला, देखते हो निडल लगाते टाइम में ऐसे इस निडल पे हल्का सा हिट करते हैं, क्योंकि अगर उस लिक्विड में बबल्स होंगे ना, तो अगर ब्लड में बबल बन गया तो वो पीछे दर्द दे के जाता है शरीर में। इसीलिए बबल्स चेक किया जाता है। बबल चेक करो। तुमने बाहर से हिपैरिन डाला था तो 7वां नंबर काम, एंटी हिपैरिन ऐड किया जाता है। हिपैरिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एंटी हिपैरिन डाला जाता है, जैसे प्रोटामीन सल्फेट डाला जाता है। पहले ही पैरिन ऐड किया था आपने, तो प्रोटामीन सल्फेट डाला जाता है। खून को तुमने ठंडा किया है, तुम्हारी बॉडी में रगों में दौड़ रहा खून 37 डिग्री पे है, तुमने इस खून को 0 पे ला दिया है। बॉडी में डालने से पहले इसको बैक टू नॉर्मल पहुंचाओ। इस ब्लड को 8वां नंबर स्टेप, वार्म करो और फिर बॉडी में डाल दो। कुछ नहीं था, डायलाइजिंग फ्लूइड बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा था, उसमें सब कुछ ब्लड जैसा था। जब वहां से हमारा गंदा खून गुजरा तो अपना सब कुछ कचड़ा छोड़ते हुए गया, और जो भी उसमें नहीं था उसमें ऐड हो गया। दिस इज हाउ यू फिल्टर्स, यू सेपरेट्स, यू प्यूरिफाइज योर ब्लड थ्रू हेमोडायलिसिस। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. आसान था, आसान था। Yes, सिर्फ N2 वेस्ट ही Yes, नहीं, sir. जो भी कचरा, जो भी कम ज्यादा होगा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? सर ब्लड को Yes, sir. नॉर्मल मतलब वार्म कैसे करेंगे तो फिर बॉडी में डालेंगे? 37 पे पहुंचाएंगे। कैसे करने के लिए ये सब आप हायर क्लास में, वो मशीन होता है वो सब करके देता है, ठीक है? क्योंकि बॉडी में 37 पे खून है ना, आपने उसको ठंडा किया था 0 पे, तो फिर गर्म करके डाला जाता है, ठीक है? मशीन में गर्म किया जाता है, बॉयल नहीं किया जाता है, वो मशीन सारा करके भेजता है, ठीक है? ओके सर। तो डायलिसिस समझ में आया? हेमोडायलिसिस सबको? यहाँ Yes, sir. यहाँ फोटो बना हुआ है, आप फोटो देख सकते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगला बीमारी है रेनल कैलिकुलाई, किडनी स्टोन। देखो कई बार तुम्हारी किडनी में कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं सॉल्ट के, जैसे ऑक्सलेट वगैरह के, और वो कहलाते हैं किडनी स्टोन। जैसे मान लो 2 किडनी है, जैसे मान लो ये 2 किडनी है, और इधर ये दोनों यूरेटर है, और अल्टीमेटली ये ब्लैडर में जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे हैं। मान लो इस वाले किडनी में स्टोन बन गया है, इस तरह से स्टोन बन गया है।
जैसे पीछे तुम्हारा किडनी होता है दोनों, अब जिधर किडनी में स्टोन बनेगा ना, जैसे जैसे स्टोन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका दर्द ना पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो किडनी स्टोन के केस में पीछे दर्द होता है, बहुत तकलीफ तेज। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पानी पीते हैं ये स्टोन आगे शिफ्ट करता है, ब्लैडर की तरफ आता है, जिधर होगा उधर आपको दर्द होना शुरू होगा। अच्छा, कई बार जब ये पत्थर बड़ा होता है तो यूरिन को ब्लॉक कर देता है। कई बार एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एम्स में क्या पूछा, किडनी स्टोन की वजह से क्या हो सकता है। ओलिगो यूरिया हो सकता है, स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन, ओलिगो का मतलब लेस, स्कैंटी या लेस लेस यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन की प्रोडक्शन घट सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, कई बार ये पत्थर यूरेटर के वॉल से टकराएगा और वहां से खून भी निकालेगा, तो हो सकता है हेमाटूरिया भी हो, मतलब ब्लड भी आने लगे। तो अगर किडनी स्टोन बनेगा तो ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, और यूरिन की प्रोडक्शन कम भी हो सकती है, यूरिन रुकेगा, ब्लॉकेज होगा। समझ रहे हो बात को, बोलो तो। Yes, sir. यस सर। आगे आते हैं, आगे आते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। किडनी फेलियर क्या है, किडनी फेलियर अगर तुम्हारी किडनी फिल्ट्रेशन ही नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, किडनी फेल हो गया। तो अगर किडनी काम करना बंद कर दे, डिक्रीज हो जाए, सीजेशन हो जाए, इसको किडनी फेलियर कहते हैं। इसमें भी वही दो प्रॉब्लम होते हैं, ओलिगो यूरिया होता है, यूरिन नहीं बनेगा या बिल्कुल यूरिन नहीं बनेगा। अगर तुम्हारी बॉडी 50 मिलीलीटर से भी कम यूरिन बना रही है तो ये एनुरिया का केस है, मतलब नाम मात्र के बराबर यूरिन बन रहा है। अगला है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे। लेकिन 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 उससे पहले एक बेहतरीन सवाल जिसकी थ्योरी ना तो मॉड्यूल में है, ना तो किसी किताब में है, और ना ही मॉड्यूल में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना ही किसी किताब में है, लेकिन मैं आपको उसका थ्योरी देने जा रहा हूं। पहले तो जरा ये सवाल देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है, नीट 2019 का, और इसका कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। हमारे पास 5 मिनट है, अगले 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट जरा इस क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि क्वेश्चन क्या आपके पल्ले पड़ रहा है। इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देखा आपने क्या है। चलिए, इसका आंसर गलत टिक किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देख के सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ गया, तो मैं समझाऊं इस क्वेश्चन को। पहले Yes, sir. पहले यस तो सर। किडनी का फंक्शन जानिए, पहले तो किडनी का फंक्शन जानिए। एक है फिल्टरेशन, है ना, दूसरा है बीपी मॉनिटर, है ना, बीपी को मॉनिटर करना, है ना, एसिड बेस बैलेंस Yes, बनाना, sir. एसिड बेस बैलेंस बनाना, और तीसरा है इरिथ्रो इरिथ्रोपोइटीन, और उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कराना, है ना, ये है ना। Yes, sir. सुनो, कह रहा है कि अगर किसी इंसान का किडनी खराब है और वो आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या होगा। चलो, आर्टिफिशियल किडनी अगर यूज कर रहा है, तो आर्टिफिशियल किडनी अगर यूज कर रहा है तो क्या उसके ब्लड में नाइट्रोजेनियस वेस्ट बिल्ड करेगा। तो नहीं, क्योंकि नो आर्टिफिशियल सर। किडनी क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजेनियस वेस्ट छान देता है कि नहीं छान देता है, बोलो। यस सर। Yes, sir. हमने भी पढ़ाए हैं, सिर्फ बाबू नाइट्रोजेनियस वेस्ट नहीं, जो पोटेशियम, जो सोडियम, जो H+ ब्लड में बढ़ा होगा उसको भी ये छान देता है। तो क्या उसकी बॉडी से पोटेशियम नहीं निकलेगा आर्टिफिशियल किडनी यूज करने से, या निकलेगा। निकलेगा. निकलेगा। तो ये भी हो गया गलत, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जरा आखिरी ऑप्शन पे आइए। तुम्हारी किडनी खराब है, तुम्हारी बॉडी में नो इरिथ्रोपोइटिन और कोई इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी किडनी खराब है, आर्टिफिशियल किडनी इरिथ्रोपोइटिन नहीं प्रोड्यूस करेगा, देयरफॉर आरबीसी का प्रोडक्शन घट जाएगा। आंसर डी होगा, बोलो। Yes, sir. लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी, इस तरह के आंसर्स थे। जानते हैं इसका दोनों करेक्ट था, सी भी करेक्ट था और डी भी करेक्ट था। ऑप्शन में था बोथ सी एंड डी, दोनों आंसर सही है। जरा सी पे आते हैं। सी, अच्छा, आपको
ए बी और डी ऑप्शन समझ में आया? पहले ये बताइए। यस सर। ए बी डी, ठीक, आते हैं। और ये सी का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो किताबों में नहीं है, वही पढ़ाने जा रहे हैं। इसी एक लाइन के लिए देखिए एक पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि तुम्हारी बाबू अगर किडनी खराब है तो तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा एलिमेंट्री कनाल से, जीआईटी से। कह रहा है अच्छा घट जाएगा, हमें तो पता नहीं है, देखते हैं आखिर क्यों घटेगा। चलिए मैं आपको पढ़ाने चलता हूं कि इस सी ऑप्शन की डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं, इसी सी का डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, बचपन से सुनते आए हो, पहले तो एक बात जानो कि किडनी का एक फंक्शन है। किडनी क्या करता है, उस थर्ड ऑप्शन को समझा रहे हैं। तुम्हारी बॉडी में किडनी विटामिन डी को, इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। देयरफॉर, और एक्टिव विटामिन डी मदद करता है, हेल्प इन, एक लाइन में समझो, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। पहले तो ये जानो कि तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में बनता है और उसको एक्टिवेट करता है किडनी। ये भी किडनी का फंक्शन है। तो अगर किसी का किडनी खराब है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा। विटामिन डी नहीं एक्टिवेट होगा तो उसकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जीआईटी से। सी नंबर ऑप्शन थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझ में आ रहा है? बोलो तो। यस सर। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हो, मम्मी पापा खूब डांटते होंगे, जाके धूप में बैठो, धूप में बैठोगे हड्डी मजबूत होगा, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा। द स्टोरी बिगिंस हियर। क्या है, जब आप धूप में बैठते हैं, आपके स्किन पे सनलाइट और यूवी रेडिएशन पड़ता है, तो आपके स्किन से एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का नाम है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। साधारण भाषा में जानिए, ये इनएक्टिव विटामिन डी है। इस इनएक्टिव विटामिन डी की सम सिनेरियो समझिए, धूप में बैठे विटामिन डी बना, लेकिन इनएक्टिव विटामिन डी। अब ये इनएक्टिव विटामिन डी खून के थ्रू लिवर में जाता है। अब लिवर उसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, 25 डिहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, छोड़ दीजिए। लिवर से फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से किडनी में जाता है और किडनी इसको चेंज कर देता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। लेकिन एक हार्मोन की मदद से, पार्थ हार्मोन की मदद से ये किडनी में फाइनली बदला और यही कंपाउंड ब्लड में जाता है एक्टिव विटामिन डी के नाम से, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। और ये आपके कैल्शियम को आपकी एलिमेंट्री कनाल से एब्जॉर्ब कराता है। तो सुनिए, आपके घर वाले क्या कहते थे बेटा धूप में बैठो, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा तो हड्डी मजबूत होगा। एक्चुअली विटामिन डी मिलेगा तब, विटामिन डी मिलेगा कब, जब तुम्हारी स्किन या इनएक्टिव विटामिन डी बनवाएगी। इनएक्टिव विटामिन डी किडनी की मदद से एक्टिव में कन्वर्ट होगा और वो तुम्हारे खाने में, दूध में, दही में, खाना में जो कैल्शियम होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और हड्डी पे जमा करेगा। तो हड्डी एंड ये बोन, ये कैल्शियम गेट डिपॉजिट ऑन बोन एंड बोन देयर बाय, देयरफॉर बोन स्ट्रांग होगा। बोलो। साला घंटी पे चढ़ ही जाता है ये। अब इधर देखो, तो कहानी का मतलब ये है कि आपको पता चला कि अगर आपकी किडनी खराब है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी हड्डी भी कमजोर होगी। कहानी को समझ रहे हैं? क्यू सी और डी दोनों ऑप्शन होगा। बोलो। यस सर। तो Yes, इस sir. चीज को आप लोग पढ़ लोगे, समझ में आया सी और डी क्यों? क्यों एक नीट के कॉन्सेप्ट के लिए कहीं नहीं है, सिर्फ अभिनंदन झा के क्लासरूम का ये प्रोडक्ट है कि आपको ये थ्योरी पढ़ाई गई है। हैव अ लुक ओवर इट। कोई दिक्कत हो रिकॉर्डिंग को वापस प्ले कीजिएगा, लास्ट लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा। एक्चुअली इरिटेटिंग होता है ना, इधर से बगल में घंटी बजा देता है, लेके चढ़ ही जाता है एकदम। कई बार बच्चे इधर आके बगल में इधर अपना लव स्टोरी सुनाने लगते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं भाई, हमको डिस्टर्बेंस होता है, मेरा मूड खराब हो जाता है, क्लासरूम पैक नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. नोट्स तो Thank है you, तुम sir. लोगों के पास, Thank you, नोट्स sir. तो है तुम लोगों के पास बढ़िया वाला, देख लेना।